प्रणाम। आज कृष्णेंद्र कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कृष्णेंद्र कथा में आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो आज का विषय जो हमने रखा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? वर्ण व्यवस्था। कैरियर का वर्ण व्यवस्था से क्या कनेक्शन है? कैरियर का वर्ण व्यवस्था से क्या कनेक्शन है? वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यानी आपकी मर्जी। तो कैरियर का मतलब यह है कि आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। कैरियर का मतलब यह है कि आपकी मर्जी, हमारी इच्छा, मैं क्या करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को, अपनी आजीविका का साधन क्या बनाना चाहता हूं। यहां पे कैरियर का मतलब है कि मेरे को अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करना है, क्या कार्य करूं जिससे कि मैं अपनी आजीविका कमा सकूं और परिवार को संभाल सकूं। भोजन की व्यवस्था, आजीविका का मतलब है भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़े लत्ते। वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। हालांकि मकान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है बाय नेचर एक्सप्लोरर है, घूमता है, ढूंढता है, खोजी है, खोजता है। उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। प्रकृति और प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, पुरुष की, मनुष्य की नहीं। यहां पर मनुष्य मतलब मनुष्य का हो तो जनरल हो जाता है, और खोजी प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रकृति वो पुरुष की है, स्त्री की नहीं है खोजी प्रवृत्ति। जिस स्त्री की खोजी प्रवृत्ति होती है तो इसका मतलब है उसका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत स्ट्रांग है। अंबा एक एग्जाम्पल अवेलेबल है कि उसकी खोजी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो वो शिखंडी बनी। महाभारत अगर आपने सुनी हो, देखी हो, समझी हो, तो उसने उसकी, क्योंकि उसकी जो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इतना स्ट्रांग था, इसीलिए उसका विवाह नहीं हो पाया, और इसीलिए उसने अपनी मतलब खोजी प्रवृत्ति को उपयोग किया या दुरुपयोग किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर परिणाम जो है वो शिखंडी बनी। वो परिणाम जो है वो पता है कि शिखंडी बनी। अब कोई औरत शिखंडी बनना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो नहीं कह सकता। और पुरुष का अगर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत स्ट्रांग होगा तो वो क्या बनेगा? वो भी शिखंडी ही बनेगा। पुरुष का जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो वो भी शिखंडी ही बनेगा। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का मैं वो बता रहा हूं आपको कि क्या गेम है। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? अगर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन स्ट्रांग होता है किसी भी इंडिविजुअल में, तो वो शिखंडी बनने की तरफ चल देता है, शिखंडी बन जाता है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, परिणाम एक ही है दोनों का। जिसको के हिंदी में नपुंसक कहा गया है। नपुंसकता आती है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के कारण। पुरुष में और स्त्री में आती है खोजी प्रवृत्ति, जो कि उसको नुकसान पहुंचाती है। खोजी प्रवृत्ति नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? अब यहां पर एक बात समझने की, स्त्री में नुकसान पहुंचाती है, पुरुष में नहीं पहुंचाती। ये कमाल है। वैसे क्या सिस्टम बना है, प्रकृति ने क्या दिया है
अब दिया है तो दिया है, कोई उसको हम उससे सवाल करते रहे कि प्रकृति ने यह क्यों दिया है, तो उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। तो क्या दिया है उसको समझ करके और उसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसका एकमात्र कारण है कि कन्याओं को, महिलाओं को, फीमेल्स को, वुमेन को 6 सेंस दी गई है। नंबर ऑफ सेंसेस कहीं ज्यादा है पुरुष के मुकाबले में। और 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब ये क्या एग्जांपल हुआ भाई कि एक हाथ से ताली नहीं बजती? एक हाथ में 5 फिंगर्स होती है ना, तो 5 पूर्ण हो गया। छठे से योग शुरू होता है। योग छठे से शुरू होता है, 5 से नहीं होता है। और 6 सेंस फीमेल्स को दी गई है, कन्याओं को दी गई है, महिलाओं को दी गई है। इसीलिए उनकी खोजी प्रवृत्ति नहीं होती। 6 सेंस ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से फीमेल्स को खोजी प्रवृत्ति नहीं मिली। अब कुछ ना कुछ तो रिप्लेसमेंट किसी ना किसी रूप में तो वो बराबर, जेंडर इक्वेलिटी जिसको हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली जेंडर इक्वेलिटी नहीं है। कहीं पर किसी को कुछ दिया है, कहीं पर किसी को कुछ दिया है। तो जो दिया है उसका ही उपयोग करना पड़ेगा हमें। इवन जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन भी गिफ्टेड है, दी हुई है, परंतु जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को मैनेज करना सीखना ही पड़ता है, नहीं तो रिजल्ट शिखंडी है। आप ये समझ लो, परिणाम समझ लो कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को अगर आप मैनेज करना नहीं सीखोगे तो परिणाम शिखंडी है। फेम मैनेजमेंट कहा गया है उसको। हम लोग मैनेजमेंट जो करते हैं अभी, जो एमबीए जिसको कहा जाता है, पीजीडीएम, एमबीए वगैरह वगैरह, तो उसमें हम लोग क्या मैनेज करना सीखते हैं मुझे नहीं पता, पर फेम मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना हर इंसान को। क्योंकि फेम मैनेजमेंट से ही आप अपना जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझ सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कितने डिग्री का है उसके हिसाब से। नहीं तो आप शिखंडी तो बन ही जाओगे, तो दूसरा मैनेजमेंट सीख करके करोगे क्या? पैसा इकट्ठा करके करोगे क्या अगर आप शिखंडी हो गए तो? करोगे क्या? आपके मन और बुद्धि का योग ही नहीं होगा कभी। शिखंडी होने का मतलब होता है आपकी मन और बुद्धि का योग ना होना, जीरो, माइनस, बल्कि नेगेटिव। और ये वियोग नहीं है, ये नियोग नहीं है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिविटी। तो आपका कैरियर तो बर्बाद है। अगर आप शिखंडी बनने की तरफ चल रहे हो तो आपका कैरियर तो बर्बाद है, बिल्कुल 100% गारंटीड। कुछ नहीं मिलेगा आपको कैरियर से। आजीविका भी जो कमाओगे तो वो बीमार देगी, रोगी करेगी आपको। निरोगी काया मिलना असंभव है, असंभव। वो कहते कारण क्या है? तो हमारे जो कृष्णेंद्र कथा का जो मेन टॉपिक रहा है वो कारण क्या है ढूंढते हैं हम लोग, कारण ढूंढते हैं। कारण क्या है? तो कैरियर में फेलियर का कारण जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, वर्ण ना करना। हमें वर्ण करना आया ही नहीं कि कैरियर कौन सा वर्ण करूं मैं। डिस्कार्ड ट्रेंड, एडॉप्ट स्ट्रेंथ, ये मोटो है एशो कैरियर का, पंचारखा
पर आधारित कैरियर कहते हैं इसको। ऐशो कैरियर का मोटो है क्या? डिस्कार्ड ट्रेंड, एडॉप्ट स्ट्रेंथ। यानी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं है, अपनी योग्यता को समझो, अपनी एलिजिबिलिटी लेवल को समझो, अपनी ऐशो निधि को समझो, अपने ई स्क्वायर क्वोशेंट को समझो। तो अभी एक ना अभी पीछे कहीं बात हो रही थी मेरी, एक एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा यहां पर। डिस्कार्ड ट्रेंड, फॉलो स्ट्रेंथ को समझने के लिए बता रहा हूं मैं ये कि क्या हुआ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके बारे में चर्चा हो रही थी, शायद अंबानी, धीरू भाई अंबानी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है अभी, धीरू भाई अंबानी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उनके पिता। तो उनके बारे में बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि सब लोग जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब सारे के सारे पेट्रोलियम का काम करती हैं, पर एक्चुअली तो पेट्रोलियम तो उनका बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट क्या मतलब, उनको जो उनके पास जो उनकी इनकम थी उसको इन्वेस्ट करना था कहीं ना कहीं, टैक्स को एडजस्ट करने के लिए। टैक्स असल में सरकार के जो रूल्स है ना वो ऐसे हैं कि अगर आप मान लो प्रॉपर्टी बेचते हो कोई, तो प्रॉपर्टी बेच करके अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो आपको टैक्स नहीं लगता। ऐसे कोई नियम है, ऐसा मुझे बताया गया। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि नियमों की जानकारी मुझे ज्यादा है नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ेगी तो पता करना ही पड़ेगा। परंतु यह नियम का कोट किया मेरे को कि अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर खरीद लो तो आपको टैक्स नहीं लगता है, और अगर आप वो प्रॉपर्टी बेच करके पैसा रखना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। ऐसे ही इंडस्ट्री के लिए है, अगर आप अपना प्रॉफिट, एक जगह से आपने प्रॉफिट कमाया, उसको दूसरी जगह इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट किया, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स गवर्नमेंट डिफाइन करती है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। यह मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेरे पास कुछ, जब मैं टेक्निकल काम करता था तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, कहते हैं जी अब की बार बहुत प्रॉफिट हुआ है तो हम इसके लिए इस एरिया में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो सब्सिडाइज्ड एरिया होते हैं कुछ, वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगता। ऐसे कोई नियम है सरकार के। तो धीरू भाई अंबानी ने जो काम किया उससे उनको इतना उनकी वो हुई, इनकम हुई, इतनी ज्यादा इनकम हुई उनकी, कि फिर उन्होंने खोजा कि इस पैसे को मैं कहां इन्वेस्ट करूं। तो पता लगा, जब स्टडी करी गई, रिसर्च करी गई, कि पेट्रोलियम का अगर आप कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन है, 100% टैक्स एग्जम्पशन है, शायद ऐसा कुछ है। तो उन्होंने अपनी सारी इनकम फिर पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्ट करनी शुरू की। तो इसको कहते हैं ज्ञान होना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। यानी धीरू भाई अंबानी का जो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी थी वो कितनी होगी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो कहां से कहां पहुंचे, कहते हैं कि उनकी जो जिंदगी जीवन था वो पहले पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, ऐसा सुनने में आया है। मुझे नहीं पता कितना सत्य है कितना नहीं है, जो बताया लोगों ने वो सुना मैंने। मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर जो बता रहे हैं लोग, जानकारी अगर दे रहे हैं अपने आप ही, डिस्कशंस में आ रही है तो ठीक है, चर्चा में आती है। तो उन्होंने समझा स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की फैक्टर है आपके हर वर्ण व्यवस्था को चुनने में। आपको वर्ण करना है कैरियर का,
और यहां पर जो है ना, ये आपको आप शीट देख रहे होंगे। मैं पहले आपको अपनी वो दिखा दूं, मैं ही बोल रहा हूं। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णेंद्र कथा में। आज है 12 फरवरी। तो हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, कैरियर की बात कर। कैरियर इज ए फेलियर अगर आपने कोई वर्ण व्यवस्था ज्वाइन नहीं करी तो। ये समझ लो आप कि कैरियर को अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई वर्ण व्यवस्था ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई हल नहीं है, कोई हल है ही नहीं। और कैरियर डिपेंडेंट है। आप ये वर्ण वर्ण का मतलब मैंने बता दिया आपको। कैरियर को वर्ण किया जा सकता है, बाकी आप माता पिता को वर्ण नहीं कर सकते, आप दादा दादी को वर्ण नहीं कर सकते, आप ऐशो निधि का वर्ण नहीं कर सकते। आपको पैदाइशी से मिलती है, बर्थ में जन्म होते ही मिलती है। आप ई स्क्वायर क्वोशंट का वर्ण नहीं कर सकते। इंप्रूव कर सकते हो, वर्ण नहीं कर सकते। फिजिकल वेल्थ का आप वर्ण नहीं कर सकते। आपको जो मिल गई। इंप्रूव कर सकते हो, खराब कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो किसी भी दिशा में, पर वर्ण नहीं कर सकते। वंश आपको मिल गया, आप वंश वर्ण नहीं कर सकते। सिर्फ कैरियर एक ऐसी चीज है जिसका आप वर्ण कर सकते हो। एकमात्र चीज है कैरियर जो पूर्णतया आपके कंट्रोल में है, उसी का आप वर्ण कर सकते हो। और किसी भी चीज का वर्ण करना संभव नहीं है। वो कहते हैं विवाह भी तो वर्ण क्या होता है ना, विवाह वर्ण का नहीं होता है। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से लिखी आती हैं, और जो जोड़ियां ऊपर से नहीं लिखी आती वो डाइवोर्स हो जाता है उनका। फैक्ट है ये। तो ये समझे कैसे कि वो जो ये मेरी जोड़ी ये है कि नहीं है। तो यहां पर स्वयंवर की प्रथा को आपको समझना पड़ेगा। स्वयंवर संभव है, पर वर्ण संभव नहीं है। वर्ण आपको नहीं करना, आपके मर्जी का नहीं कर सकते हो। कैरियर आपको वर्ण कर सकते हो अपनी मर्जी का मन मर्जी का कैरियर आप वर्ण कर सकते हो। मन मर्जी का पत्नी वाइफ आप वर्ण नहीं कर सकते। स्वयंवर की प्रथा समझनी ही पड़ेगी अगर आप जिंदगी ठीक चलाना चाहते हैं, डाइवोर्स के वायरस से इन्फेक्ट नहीं होना चाहते। तो उस सब एक ही, जब आप वर्ण ही एक चीज का कर सकते हो तो आपके पास तो मतलब बाकी और कुछ चीजों की तो चॉइस है ही नहीं आपके पास। आप क्या करोगे? और आप वर्ण कर क्या करते रहते हो सारी जिंदगी, पता नहीं लगता मेरे को। तो वर्ण को अपने कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। वर्ण करने की प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। वर्ण करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है वो समझने ही पड़ेंगे कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, और मैंने सीखा क्या है। सीखूं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्ण कर लूं मैं अकाउंटेंसी का, सीए का करने का, और ई स्क्वायर क्वोशंट मेरी 0 है। ऐशोनिधि का मैंने सत्यानाश कर लिया, तो जिंदगी में मिलेगा क्या? कैरियर तो आपका बेकार हो ही गया। कैरियर का तो मिला ही कुछ नहीं, आपको बनेगा ही नहीं। सारी जिंदगी रोते रहोगे, सारी जिंदगी।
और कल का भरोसा नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। कल का भरोसा नहीं कर सकते। आपको अगले पल का भरोसा नहीं होगा, अगले क्षण का कि यार कहीं मैं मर ना जाऊं। सुबह की रोटी मिल गई, दोपहर की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतना कुछ होते हुए भी ये हालत है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि सुबह तो मैंने खा लिया किसी तरह से, दोपहर की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है, शाम को चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चाय के साथ क्या मिलेगा पता नहीं, आज पेट भर के सो पाऊंगा कि नहीं। ये सब परिणाम है वर्ण का अज्ञानता के कारण, वर्ण करने की अज्ञानता के कारण। वो वर्ण करने में चीजें ही फिक्स है, लिमिटेड है। 5 ही ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 ही ऑप्शन है, छठी ऑप्शन ही नहीं है। मतलब छठी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास वर्ण करने के लिए कैरियर में, 5 ही ऑप्शन है। और उनके लिए सेक्शन भी बन गए हैं कि 5 ऑप्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेनिफिट। सीख लो, समझा लो, बता लो, सिखा दो। एक ये रास्ता है, 5 ही रास्ते हैं इसमें, और कोई रास्ता नहीं है, कमाल है। फिर है टेक्नोलॉजी मेकर्स, विश्वकर्मा के वंशज जो कहते हैं। मैं वंशज की बात अब नहीं कर रहा हूं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेनिफिट्स है वो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विष्णु वंशज। और टेक्नोलॉजी मेकर्स विश्वकर्मा वंशज। टीचर्स, शिक्षक, वो कौन, ब्रह्मा वंशज। और फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग, वो कौन, शंकर वंशज। तो इन 4 के अलावा और क्या है बता दो मेरे को आप। और एशो सभ्यता में इन चारों के केयर टेकर बताए गए हैं। ईस्ट कौन कौन है, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विष्णु वंशज थे। नॉर्मली विष्णु वंशज जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट्स में जाते हैं, तो उनके ईस्ट है कुछ ना कर गुरु। आप सोचो, देखोगे कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल एक्टिविटी का काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं करते। तो कुछ ना कर गुरुजी उनके ईस्ट हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कुछ ना कर गुरु के बारे में क्या जानकारी है, या आपको बाजार में ढूंढना पड़ेगा, गूगल बाबा बताएंगे आपको वो। और ये काम है अग्रोहम समाज का। मतलब इस तरह इसके इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट के जो लोग हैं उनको अग्रोहम समाज का वो कह सकते हो आप, मेंबर एक किस्म से मान सकते हो, कहो या ना कहो पर मान सकते हो। क्लियर कट डेफिनेशंस हैं। जो विश्वकर्मा वंशज हैं उनके ईस्ट है भैरव, टेक्नोलॉजी के किंग, टेक्नोलॉजी के मालिक कहलाते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी उनकी सिद्धि, अगर टेक्नोलॉजी में सिद्धि चाहिए तो उनके बिना नहीं संभव, उनकी पूजा करनी पड़ेगी आपको। ईस्ट है वो, उनकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। कुच्छल भैरव और
इनका जो वो बताया ना, क्या इनका जो समाज बनाया वो है बल श्रेष्ठ राम समाज, बल श्रेष्ठ राम समाज। जो भी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं तो समझ लो वो इस उसमें आते हैं, बल श्रेष्ठ समाज, बल श्रेष्ठ राम समाज में आते हैं वो, और उनके इष्ट हैं कुच्छल भैरव। फिर है फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग, वो है पंच परशुराम समाज। पंच परशुराम समाज जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी फार्मिंग, किसान और भोजन, फार्मिंग टू किचन। और उनके जो ईष्ट हैं वो है हनु, कुच्छल हनु, हनुमान जी का कलयुगी रूप। ये कुच्छल लगाए ना, जो कुच्छल का मतलब है छल को कुचलने वाले, और कलयुगी रूप, भैरव का कलयुगी रूप है कुच्छल भैरव। हनुमान जी का कलयुगी रूप है कुच्छल हनु। और भैरव ज्ञान समाज एक बना है, भैरव ज्ञान समाज है टीचर्स, ब्रह्मा जी का वो वंशज, ब्रह्मा जी के वंशज शिक्षक होते हैं, तो वो है भैरव ज्ञान समाज। और उनके इष्ट है कुच्छल गनु, गणेश जी का कलयुगी रूप कुच्छल गनु। ये अब सारे कुच्छल हो गए हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं होने देंगे जो छल करवाती है, उस भोजन को नहीं बनने देंगे हनुमान जी जो नुकसान पहुंचाता है, और वो शिक्षा नहीं देंगे गणेश जी, नहीं देने देंगे जो शिक्षा गलत दिशा दिखाती है। और देवात्मा समाज है पांचवा, जिसके ईष्ट हैं कृष्णेंद्र, ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र। और उसका नाम है देवात्मा समाज। देवात्मा समाज यानी देव बनने की तरफ, देवता बनने की तरफ। जो भी चलना चाहे तो उनको ये चारों ही वर्ण करने पड़ेंगे। जो इन चारों का वर्ण कर ले एक साथ तो वो देवात्मा समाज में आ गया, समझ लो। और उनके इष्ट हैं कृष्णेंद्र। ये है ऐशो सभ्यता की वर्ण व्यवस्था। और ऐशो सभ्यता कहती है रिसाइकिल ईगो इनटू ऑर्नामेंट, यानी अपने आप को इतना तपाओ कि आप गहना बन जाओ जिसको लोग धारण करें। तो ये वर्ण व्यवस्था, यानी आप जिसका वर्ण करना चाहो कर सकते हो, जिसका वर्ण करना चाहो। वंश आप कोई भी हो, आपका वंश कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर वंश से कनेक्शन नहीं है, आप किसी भी वंश के हो, कोई भी समाज धारण कर सकते हो, आप कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी धारण कर सकते हो।
आपको योग्यता बढ़ानी होगी उस हिसाब से, वही सीखना होगा आपको, वही उपयोग करना होगा आपको, और उन्हीं इष्ट को पूजना होगा, उन्हीं इष्ट का गाइड, इष्ट मतलब गाइड, कृष्णिष्ट, कृष्ण के गाइड, जब वो विराट रूप लेते थे। तो वो थे कृष्णिष्ट, उनका दरबार लगा है अंबाला में, अंबाला शहर। विश्व अध्यापक बन गया है हरियाणा, गीता का ज्ञान वहीं दिया गया था। कुछ लोगों ने पूछा गीता से पहले क्या, तो गीता से पहले कृष्ण, कृष्ण से पहले राम, राम से पहले कच्छप, गीता के बाद क्या, गीता से पहले अन्यानी सभ्यता, और गीता के बाद क्या, गीता के बाद ऐशो सभ्यता। भाई यही दो चीजें भी समझ लेंगे आप तो आपको ज्ञान चक्षु खुलने लगेंगे। गीता से पहले अन्यानी सभ्यता और गीता के बाद ऐशो सभ्यता। अन्यानी सभ्यता अहम ब्रह्म, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, अहम ब्रह्म। और ऐशो सभ्यता रिसाइकल ईगो इनटू ऑर्नामेंट। दोनों सभ्यताओं का फर्क। और गीता अन्यानी सभ्यता में और कुच्छलता ऐशो सभ्यता में। कृष्ण को छलिया कहा गया था। कृष्ण छलिया थे तो गीता का ज्ञान दिया। तो कृष्ण को छलिया उन लोगों ने कहा जिनको, जो खुद छल करते थे। और छलिया इसलिए कहा गया उनको क्योंकि कृष्ण को हर प्रकार के छल का ज्ञान था। हर प्रकार के छल का ज्ञान था। एग्जाम्पल समझना है तो लाक्षागृह समझो, द्रौपदी का चीरहरण समझो। द्रौपदी का चीरहरण से याद आई मेरे को एक बात कि आपको पता है कि द्रौपदी के चीरहरण में जब तक द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया नहीं तब तक कृष्ण नहीं आए। कृष्ण ने बताया कि आपको, आप डिजर्विंग हो, मान लिया, परंतु आपको क्या चाहिए यह भी आपको मांगना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। आप डिजर्विंग हो और आपको मांगना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? बस सिंपल सी बात है, आपके पास पैसे हैं गाड़ी खरीदने के, 50 लाख रुपए आपकी जेब में है, तो आप डिजर्विंग हो गए कि आप गाड़ी खरीद सकते हो, 50 लाख तक की कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। लेकिन कौन सी गाड़ी खरीदनी है ये आपको बताना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं। 50 लाख तक में 1000 तरह की गाड़ियां अवेलेबल है। कौन सा कलर लेना है, कौन सी शेप लेनी है, किस मैन्युफैक्चरर की लेनी है,
कितने लोग बैठ पाए, क्या उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये सब स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बताती है कि आपको क्या मांगना है, ज्ञान देती है, ज्ञान का आपका लेवल बताती है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कन्वेज योर नॉलेज लेवल। ई स्क्वेयर क्वोशिएंट conveys your learning efficiency, how fast, how quick you are learning, how quick learner you are, how fast you learn. And Ashonidhi conveys what you can invest to get something. What portion of Gyan you can invest to get something. That is Ashonidhi. इन्वेस्ट करने का तरीका, प्रोसीजर ऐशोनिधि डिफाइन करती है। तो आप मोटा मोटा वर्ण व्यवस्था की इंपॉर्टेंस शायद समझ गए होंगे। नहीं अगर समझे या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जब भी आपको वो मिले अपने कमेंट में सवाल डाल सकते हैं, प्रश्न डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। YouTube पर ये चैनल कृष्णेंद्र कथा के नाम से अवेलेबल है, वहां पर आप ये चैनल के अंदर क्वेश्चन अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो ये हमने समझा। मैं ना आपको एक ऐशो सभ्यता से रिलेटेड कोई वीडियो दिखाना चाह रहा था। ऐशो सभ्यता से मतलब क्या, वो बेसिकली चलो इमेज लेते हैं हम। ये देखिए, ये ना एक स्वॉर्ड है, एक तलवार दिखाई गई है, अश्विनी स्वॉर्ड। ये सब ऐशो सभ्यता की देन है। पीताम्बरो एनर्जी के लिए है ये। इसके बारे में शायद चर्चा हुई थी, पहले बताया मैंने कि पीताम्बरो एनर्जी क्या होती है। ये स्वॉर्ड क्या है, तलवार क्या है ये? तो ये तलवार है जम्स को काटने के लिए, वो जम्स जो आपको नुकसान देते हैं उनको मारने के लिए। वो पंच परशुराम की बात करी थी हमने। वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो पंच परशुराम समाज की बात करी थी, और फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो अश्विनी स्वॉर्ड है, इसका जब आप उपयोग करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अश्विनी स्वॉर्ड एक पूरी टेक्नोलॉजी है। प्रोसीजर टू अडॉप्ट एब्जॉर्ब पीताम्बरो एंड ब्लू ब्रिजो एनर्जी। तो आपको जो आपकी एग्रीकल्चर में जो कीटाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए, जो नेगेटिविटी आ जाती है उसको नष्ट करने के लिए अश्विनी स्वॉर्ड है। पता नहीं आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, मैं कह नहीं सकता। पर अश्विनी स्वॉर्ड का मतलब है आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को मार सकते हो, आप अपने कैरियर की नेगेटिविटी को मार सकते हो, आप अपने परिवार में आई नेगेटिविटी को मार सकते हो। वो सारे काम करती है ये स्वॉर्ड। पर ये वायरस नहीं मारती, जर्म्स को मारती है। वायरस के लिए सिमालवर बनी हुई है, वो अलग प्रोडक्ट है, वो अलग टेक्नोलॉजी है। सीमालवर जो किसी भी वायरस के अटैक से आपको बचा सकती है। टू फाइट वायरस, टू किल वायरस, दैट सीमालवर इज देयर।
अगर आप चाहें तो मैं उसकी इमेज भी आपको दिखा सकता हूं। लोकल इमेज में सिमालवर है कि नहीं है मुझे पता नहीं। मैं देखता हूँ, 1 सेकंड के लिए आप मेरे को जरा 1 सेकंड का टाइम दें। मैं सिमालवर को देखता हूँ कि अगर मेरे पास चित्र है उसका तो वो दिखाऊंगा आपको। नहीं, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये स्वॉर्ड ही है। और ये तो आपको बताया ही था मैंने कि पृथ्वी को पालता कौन है, इस बारे में जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। फिर एक बार शेयर कर देता हूं कि पृथ्वी को पालने का काम गाय को दिया गया था। पृथ्वी को पालने का काम गाय को दिया गया था। और गाय जो है वो समुद्र मंथन में आई थी। क्या आपको पता है इस बात का कि गाय जो है समुद्र मंथन में आई थी और उसको पृथ्वी को पालने का काम दिया गया था। इसीलिए गाय को विष्णु की वो भी कहा जाता है। विष्णु के साथ कुछ तो कनेक्शन है उसका। ये देखिए, ये 3 प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, 3 चीजें दिखाई गई हैं, 3 टेक्नोलॉजीज दिखाई गई हैं। सिमालवर थेरेपी, ये वायरस को किल करती है और आपके ऊपर वायरस का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको मारती है। यू कैन शूट द वायरस आउटसाइड इटसेल्फ, और इफ इट हैज कम इन यू यू कैन किल विद इट। दूसरा है आकाश तत्व संतुलक यानी शंख। शंख जो आपको आपकी वेस्ट को, ह्यूमन वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना सिखाता है। और तीसरा है अश्वनी स्वॉर्ड, कट जम्स कीप दी तत्व बैलेंसिंग इन थिंग्स। और एक दिखाया गया यहां पर कुच्छल सेतु, अश्विनी स्वॉर्ड में कुच्छल सेतु दिखाया गया है। तो एक्चुअली ये अब केतु सेतु के नाम से इसको जानते हैं। और अगर आप मेरे को 1 सेकंड और दें तो मैं आपको केतु सेतु की इमेज भी दिखाना चाहूंगा। केतु सेतु की इमेज भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको। यस, ये थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा आपको, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या दिखा रहा हूं। ये लिखा है इसमें केतु सेतु। है ना? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे आपको 6 और 3 दिखाई देगा। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। 6 और 3, तो 6 जो है शुक्र के लिए है और 3 जो है गुरु तत्व के लिए है। शुक्र हर समस्या का समाधान है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे एशो स्वॉर्ड की, तो इसमें एक एशो मूल वाक्य लिखा है और वो क्या कहता है? आत्मा वही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है बुद्धि जिसकी है पतवार। देखो कितना क्लियर कट डिफाइन किया है, एब्सोल्यूट टर्म्स में, कोई रिलेटिविटी का चक्कर ही नहीं है। कितना क्लियर कट डिफाइंड है कि आत्मा क्या है।
आत्मा वो रथ है जिसके ऊपर आपका मन बैठा होता है। और मन क्या है? आपकी इंद्रियों का मालिक। और मन को ही कृष्ण तत्व डिफाइन करता है। अगर आपका कृष्ण तत्व जितना अच्छा जागृत होगा, उतना ही आपका मन शांत रहेगा, उतनी ही आपकी इंद्रियां बढ़िया काम कर रही होंगी, अच्छी काम कर रही होंगी। आत्मा वही तो रथ है जिसपे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। यानी तन को बुद्धि चलाती है, अगर मन आपका और मन को कृष्ण चलाता है, सोचो तो बुद्धि का कंट्रोल मन पे होना चाहिए या मन का कंट्रोल बुद्धि पर होना चाहिए? अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कृष्ण को मालिक बनाना चाहोगे आप, या उस दिमाग को जो खाली तन चलाती है और हर प्रॉब्लम, हर समस्या मन से आती है, हर सॉल्यूशन मन को मिलता है। बुद्धि को तो सॉल्यूशन मिलता भी नहीं। बुद्धि का तो काम डिसाइड करना है कि भैया मैं करूं, मन ये कह रहा है करने को, बुद्धि कहती है ना ये मत कर। मन कहता है योगा कर ले, बुद्धि कहती है छोड़ सोता रहे, मर्जी तुम्हारी। और इसका कहा गया है 108 बार इस मूल वाक्य को करते हैं अगर आप, तो आपको सुबह अगर करते हैं तो पीताम्बरो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और डूबते सूरज से करते हैं तो आपको ब्लू ब्रिजो एनर्जी मिलती है। समय दिए गए हैं। पीताम्बरो एनर्जी और ब्लू ब्रिजो एनर्जी के, दोनों के। और 108 बार करना है ये इसको। और कैसे करना है वो भी बता रखा है। पहले 1 सेट 5 ताली बजाएं और फिर इस मूल वाक्य को बोलें। 1 सेट 5 बार ताली बजानी है तो वो कैसे बजानी है मैं आपको एक दिखाता हूं। 2 3, उसके बाद गाना है इसको। आत्मा वही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। एक ना बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है यहां पर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इसका नाम अपनी इच्छा यहां पर लिखा है, पर वैसे ये पोएम जो है ना उसकी है, क्या कहते हैं, ऐशो सत्य, हिंदुत्व का ऐशो सत्य है ये। हिंदुत्व का ऐशो सत्य इसका नाम, जो एक्चुअल नाम है वो हिंदुत्व का ऐशो सत्य है ये, अपनी इच्छा। इसमें कहते हैं कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़, निष्ठा लगाए फिर दौड़ दौड़, शरीर रहा बीमारी छोड़ छोड़। मेरी इच्छा क्या है? निरोगी काया पाऊं। निरोगी काया पाने के लिए ये तत्व दिए गए हैं। कृष्णांश तत्व मेरे दिल में बसा है। अगर मेरा दिल ठीक होगा, हृदय ठीक होगा, तो नेचुरली मेरे को कोई रोग आएगा नहीं। कृष्ण बसे मेरी नाभि में, यानी कृष्ण तत्व मेरी नाभि में है और उससे मेरे सारी इंद्रियां कनेक्टेड हैं। तो अगर मेरी सारी इंद्रियां ठीक काम कर रही है तो मैं गलत डिसीजन लूंगा नहीं, तो रोग आएगा कैसे? राम बसे मेरे रोम रोम, मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं, यानी मेरा हर सेल जो है वो राम नाम के शुक्र से
राम के उससे चलता है, शक्ति से। राम, उसको राम की शक्ति कहा गया है। सेल का जो जीवन है वो बहुत लिमिटेड बताया गया है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप राम राम का जाप करें तो वो शक्ति बढ़ने लगती है। दो सेल्स के बीच का जोड़, रोम रोम, दो रोम के बीच का जो जोड़ है उसको राम कहा गया है। राम किसको कहा गया है? रोम रोम, यानी दो रोम को जो जोड़ती है शक्ति, उस शक्ति का नाम है राम। वो राम सेतु की बात होती थी। सेतु का मतलब ब्रिज, जो पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया था। तो एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन है। वो कैसे संभव हुआ? वो इसी वजह से संभव हुआ, उसमें हरे पे राम राम लिखा रहता था, हर पत्थर पे राम लिखा था। तो वो एक इंडिविजुअल सेल की तरह से काम कर रहा था। और राम राम लिख देने से वो शक्ति, राम की शक्ति से वो जुड़ गए दोनों आपस में। और आपकी जो शरीर में जो दो सेल जुड़े हुए हैं, उसी शक्ति को, उसी जोड़ को राम कहा गया है। और वही टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वहां पर। राम राम, हनुमान जी राम इसीलिए राम राम जपते थे। राम 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 की वो करने से आपके जो सेल्स के जो जोड़ हैं उनकी शक्ति में सुधार होता है, इंप्रूव होती है वो बाइंडिंग, उनकी बाइंडिंग फोर्स। एक्चुअली बाइंडिंग फोर्स ऑफ टू सेल्स इज राम, एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑल योर सेंसेस इज कृष्ण, एंड vibrations in your heart is Krishnansh. पृथ्वी बन गई अब भामणी, हर कन्या बनने लगी अब मणि, भार्या बनने लगी सुघड़ ग्रहणी, खुलने लगे मेरे मन के द्वार, मुक्तेश्वर भगवान का दिखे दरबार। मुक्ति पाने के होने लगे आसार। हिंदुत्व की ऐशो सत्य क्यों कहा गया इसको? हिंदुत्व का ऐशो सत्य क्यों कहा गया इसको? क्योंकि हिंदुत्व मुक्ति की बात करता है। हर इंसान मुक्ति ढूंढता है, मुझे मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए अपनी इच्छा नाम दिया गया था इसको, कि मेरी इच्छा क्या है, कम से कम इस जन्म में मुझे मुक्ति मिल जाए तो मैं मोक्ष के रास्ते पर चल सकूं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है दी हुई, और ये वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है ये पोयम। और इसको गाने का जो टाइम बताया गया है वो है 11 बजे या 4 बजे। सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे। और अगर 6 के समूह में गाएं तो लाभ ज्यादा मिलता है। टीम अगर है तो टीम के सारी टीम एक साथ गाए तो इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। कल मैंने बताया था टीम को इंटीग्रेशन करने का तरीका। तो ये टीम को इंटीग्रेशन करने का तरीका है। अगर आप जैसे कांवड़ लेने जाते हैं, कांवड़ चलती है ना सावन में, जैसे कांवड़ लेने जा रहे हैं तो जब कांवड़ लेने जा रहे हो तो इस पोएम का गान करो। आप देखो फिर आपको कितना फायदा मिलता है। आप मुक्ति का रास्ता जो ढूंढ रहे हैं वो आपको खोजने में कितनी मदद मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। और इस पोएम का गान करो जब आप शमशान में जा रहे हो किसी के साथ, वहां पर जाते हुए अगर आप इस पोएम का गान करें, खासकर जब आप अस्थियां विसर्जन के लिए जा रहे हो
तब तो यह बहुत ही उपयोगी है। यह है हिंदुत्व का ऐशो सत्य कि इस पोयम का गान अगर हम शमशान में जाते हुए करते हैं और खासकर जब अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं तब करते हैं, और टीम अगर आपकी कोई काम कर रही है, किसी प्रोजेक्ट में भी लगे हो आप, अगर आप टीम वर्क कर रहे हो, अगर आप किसी टीम का हिस्सा हो, तो टीम के साथ गाने में इसको आपको बहुत लाभ मिलेगा। सुबह 11 बजे या शाम को 4 बजे। कम से कम एक बार। खैर, तो मैं जो आपको बता रहा था वो ये इस पोएम के बारे में मैंने जानकारी दी आपको, और कब गानी है और किस समय में गाएं तो ज्यादा लाभ देगी आपको ये। और उस समय में तो अवश्य गानी चाहिए जब आप उसके लिए जा रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं या आप अस्थि विसर्जन पर जा रहे हैं। दोनों समय में यह गानी बहुत जरूरी है, बहुत ही लाभदायक रहती है। उस समय में गाने से बहुत मन को शांति मिलती है। वो 13वीं तक जो 13वीं करने के लिए बैठे हैं, जिनको भी, जो पुत्र जिनको के पगड़ी बांधी जाएगी या जो भी सज्जन हो, तो वो इस कविता का पाठ जरूर करें सुबह शाम। और पीताम्बरो एनर्जी, ब्लू ब्रिजो एनर्जी वाला सिस्टम तो परफेक्ट है ही है अपने आप में, वो तो आपको करना ही चाहिए। करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। ऐशो सभ्यता के आधार हैं ये सारे, ऐशो सभ्यता के आधार हैं ये सारे, जीवन के आधार हैं ये सारे। गाय पूज्य क्यों है? क्योंकि गाय हमारी मां को पालती है, पृथ्वी को पालती है, पृथ्वी हमें पालती है, इसीलिए गाय पूज्य है। और गाय कब आई थी? गाय आई थी समुद्र मंथन के समय, और ऐशो सभ्यता आई थी ज्ञान समुद्र मंथन के बाद। समुद्र मंथन हुआ था, 16 चीजें आई थी, और ज्ञान समुद्र मंथन कृष्ण ने किया था तब सिर्फ वेद आया था, कुच्छल वेद, और ऐशो सभ्यता का सारा ज्ञान उस कुच्छल वेद में था। और ये सारी चीजें कुच्छल वेद की देन है। सिमालवर, अश्विनी स्वोर्ड, गाय ज्ञानिता, शुक ज्ञानिता, कृष्णांश आरती, ये सब कुच्छल वेद की देन है। तो आज का सत्र हम अब समापन की ओर जा रहा है, समय हो गया है। और सत्र का समापन हम लोग कृष्णेंद्र कथा के सत्र का समापन हम लोग गाय ज्ञानिता गाकर करते हैं। तो अब हम गाय ज्ञानिता का गान करेंगे और उसके बाद आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होगी। आज का ज्ञान भंडारा यहीं पर समाप्त होगा। आज का ज्ञान भंडारा, हम लोग ज्ञान भंडारा करते हैं, और ये प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कृष्णेंद्र कथा चल रही है आपकी। कृष्णेंद्र कथा जो हम करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत कराते हैं हम लोग। इसमें लिखा है पृथ्वी की माता गाय और सनातनता की माता विश्वगुरु भारत। जी, तो आज अब हम गाय ज्ञानिता का गान करेंगे। मेरे साथ आप चाहे तो आप भी गा सकते हैं। और ये लिखी हुई है यहाँ पर गाय ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें दे न माता,
मन पे विश्वास कमजोर ना हो, इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो, इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र।